अब भैया ध्यान से सुनेंगे, अगला मुद्दा बहुत ही खास मुद्दा। पे स्केल समझने के बाद और बेसिक समझने के बाद अब आता है सैलरी। सैलरी हेड में जो हमारे ऊपर बेइज्जती का चांटे मारे जा रहे हैं पेपर फेंक फेंक के, उन चांटों के बदले हमें मिलता क्या है? सर ऐसे तो कहता था हमारी सैलरी इतनी है। पराग सर तो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते क्लास से, वही क्या करते, भाई तू चले जा मैं पढ़ा दूंगा। बात सुन नहीं रहे बात, क्या मिलेगा? 54 करोड़ क्या मिलेगा? मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, इसको छोड़कर बाकी जवाब देंगे भाई। मेरे ऊपर जब तुम जॉब कर रहे हो आर्टिकलशिप में, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सीएम मुंह पे फेंक फेंक के मार रहे हैं पेपर, इसके बदले क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना। उस पैसे को सिर्फ पैसा नहीं बोलते भाई, है ना, उस पैसे को पैसा नहीं बोलते। उस पैसे को भांति भांति प्रकार के नाम से जाना जाता है। पहला नाम, जैसे घर में तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है। अब जैसे भैया तुम घर पे जाओगे, तुम घर में मम्मी से बोलोगे मम्मी कोचिंग जाना है, बीच में बहुत तेज भूख लगती है, थोड़े पैटीज खा लेंगे चलो। मम्मी ने कहा कितने की पैटी आएगी? मम्मी 100 रुपये। मम्मी कह रही 100 रुपये की पैटी? मम्मी मेरे भी पैटी उसकी भी पैटी, मेरे उसकी किसकी? मम्मी उसकी, तुम्हारे होने वाले दामाद की। तो मम्मी पैटी के साथ तो रहते भी देंगी, है कि नहीं बात? लेकिन अगर तुम 2 दिन की पैटी के पैसे मांगो मम्मी से, हाँ मम्मी से कहो मम्मी ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं कल भी पैटी मांगू परसों ही मांगू, तो मम्मी मतलब 25 रुपए की पैटी है, 30 रुपए के 3 दिन की पैटी के पैसे एक साथ दे दो। तो जिसे तुम पैटीज के पैसे कहते हो, जिसे तुम पॉकेट मनी कहते हो, ताई ने उसका एक नाम बदल दिया। ताई ने कहा उसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे? अलाउंसेस। क्या बोलेंगे? अलाउंसेस कुछ भी नहीं होते। अलाउंसेस पॉकेट मनी का एक रूप होता है जो कंपनी एक एम्प्लॉय को देती है भांति भांति काम करने के लिए, जो कंपनी का होता है। अब जैसे मान लो कंपनी की तरफ से, है ना, तुम कहीं काम कर ऑडिट पे गए भाई, तुम कंपनी में जॉब करो, मैं तुम्हें ऑडिट भेज दिया कि भाई टैक्स ऑडिट करा, कंपनी लॉ ऑडिट करा, है ना, पीपी सर पढ़ाएंगे तुम्हें ऑडिट वाले चैप्टर में, इतनी मोटी किताब मिली होगी जिस तुम्हें पढ़नी नहीं है, रद्दी में देनी है कि नहीं बात? फाइनल में भी इतनी नहीं देते, इतनी इंटर में दी तुम्हें पीपी सर ने। तो भाई ऑडिट पे पहुंचे तुम, अब तुम कह रहे हो मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपूड़ी खा, भेलपूड़ी खाने के पैसे कौन देगा भाई? गोविंदा की तरह मैं अपनी जेब से तोड़ दूंगा? तो कंपनी तुम्हें जो अलाउंस देगी उसका नाम देगी फूड अलाउंस। क्या नाम देगी? फूड अलाउंस। फिर मान लो आने जाने का खर्चा है ना, तो मान लो तुमने कहा पेट्रोल डलवाऊंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो कंपनी तुम्हें पेट्रोल के पैसे दे, तो क्या हो गया? पेट्रोल अलाउंस, है ना। तो अलाउंसेस के नाम बदल जाते हैं, पेट्रोल अलाउंस, फूड अलाउंस, है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस, जर्नल अलाउंस, है ना, खर्चा पानी अलाउंस, मतलब कुछ भी नाम से, कुछ नाम से मत जाना, नाम अजीब से कुछ भी हो सकते हैं। मुद्दा ये है कि वो टैक्सेबल कहाँ होंगे? अदर सोर्स नहीं, सैलरी, क्योंकि मिल किसकी वजह से रहे हैं? नौकरी की वजह से। ना मैं नौकरी कर रहा होता, ना मैं ऑडिट पे जा रहा होता, ना मैं नौकरी कर रहा होता, ना मैं ऑफिस से काम के चक्कर में गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा होता, है कि नहीं बात? राइट। अब जैसे मुन्ना मुन्नी क्या मांग रहे हैं? पैटीज के अलाउंस मांग ली, मेरी पैटी उसकी पैटी। अब एक मुन्नी कह रही मम्मी ऑटो के अलाउंस दे दो, क्या दे दो? मम्मी बहुत खुश, क्या वर्ड बोला मेरे को समझ में? मम्मी अलाउंस। मम्मी बहुत खुश, अरे अरे मेरा बालक पढ़ लिया, आज आलू के परांठे बनाऊंगी, तेल पनीर के, आलू के तो रोज बनते हैं, पनीर के परांठे बनेंगे आज, ठीक है, राइट। क्योंकि तुमने पहली बार पढ़ो लिखो वाली बात करी, पॉकेट मनी के लिए क्या बोला? मम्मी मेरे अलाउंसेस बढ़ा दो, अब तो मैं फाउंडेशन से इंटर में आ गई, अलाउंसेस बढ़ा दो, है कि नहीं बात? तो पिताजी खुश हो जाएंगे, भाई कुछ तो पढ़े लिखे वाली बात कर रहा था। पढ़े लिखे बातें हम करते तो घर वाले खुश हो जाते हैं, है ना। और मम्मी को समझ में ना आया बात, मम्मी साइंस बैकग्राउंड की है हमारी, जैसे मेरी मम्मी खुद, मेरी मम्मी डॉक्टर है होम्योपैथिक की, पर वो साइंस बैकग्राउंड की है, तो उनको कॉमर्स के शब्द समझ में नहीं आते, है ना, अलाउंसेस, डेप्रिसिएशन शब्द समझ में नहीं आते उन्हें। तो मम्मी को लगेगा अरे पढ़ ली बेचारी, हॉस्टल में बहुत पढ़ रही है कि नहीं बात? तो इसके क्या बढ़ा दूँ? अलाउंस भी बढ़ा दूँ। अब मम्मी को बोला मम्मी ऑटो अलाउंस बढ़ा दो, ऑटो अलाउंस। कितने रुपए लेते ऑटो वाला? मम्मी ऑटो वाला 100-150 रुपये ऑटो, और मम्मी पूरा ऑटो करके जाती हूँ, और कभी कभी तो मैं ही चला के जाती हूँ है कि नहीं बात? तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया, भाई 20 रुपये 25 रुपये ऑटो वाले के, अगर शेयर्ड ऑटो जो होते हैं, तुमने ट्रैवल भी किया होगा, है कि नहीं बात? राइट। अब कोई बालक मान लो यहाँ बस से आ रहा है,
तो पूरी बस का खुद पैसा देगा? मम्मी बस के अलाउंस देते ना, कितने रुपए का टिकट है? 2000 रुपये का, पूरी बस करके जाता हूँ। तो ये बात हजम नहीं होगी ना मम्मी को, पूरा ऑटो क्यों कर रहा तू भाई, पूरा ऑटो क्यों कर रहा, पूरा ऑटो क्यों कर रही है तू, ऑटो है ना भाई? जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो मेरे तो शेयरिंग चलते हैं, मेरे घर के पास से ऑटो चलते हैं, ऑफलाइन वहां से वो मेट्रो तक के ऑटो, बस अड्डे तक के ऑटो, रेलवे स्टेशन के ऑटो चलते हैं, तो उनका किराया होता है 20 रुपये पर पर्सन। हाँ, जैसे कॉलेज वगैरह में तुम्हारे होता होगा ना 20 रुपये पर पर्सन। मान लो मुझे अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना है, तो ऑटो वाला बोलेगा भैया 20 रुपये एक पर्सन के, तो वो क्या करता है 5-6 जने बिठा लेता है, तो उसके 20 ऐसे करके 100-150 रुपये 100 रुपये बन जाते हैं उसके, ज्यादा प्रॉफिट होता है ना? हाँ, तो उससे फायदा होगा ना। है। या फिर फुल ऑटो। अब तुम कह रहे पूरा ऑटो, मम्मी को शक हो गया, मम्मी ने पापा को बताया पूरा पूरा ऑटो करके जा रही है, तो पापा ने कहा अच्छा तो ऑटो अलाउड, बॉयफ्रेंड नहीं है सुन तो लो, क्यों सर, सिर्फ ऐसे चला रहा आगे तो सुन लो इधर, क्या पता बॉयफ्रेंड ही ऑटो वाला हो, फिर उसका और ही खराब है। तो सुन लो इधर, तो अपनी सीएनजी भरवाने के पैसे नहीं लेगा। अब मम्मी ने, सुन ले भाई, अपनी कहानी बता रहा है, मैंने कहा ना देखो क्लास के पीछे पर्सनल बात नहीं बताया करो प्लीज, है कि नहीं बात? दिमाग भटकता है बाकी बच्चों का, बेचारे को देखो सर पे कितने पसीने आ गए, टोपी गीली होगी बेचारे की, सुन नहीं रहे बात। तो भाई अब हुआ ये कि जब पापा को पता लगी ये बात, तो पापा को बहुत गुस्सा आया, पूरा ऑटो करके कौन जाता है भाई, है ना? शेयरिंग ऑटो, अरे आजकल तो कैब भी शेयरिंग चल रही है, पूरी कैब क्यों कर रहे हो? पूरी कैब में जा रहे हो तुम, यहाँ से लेके मेट्रो में 200 रुपये, शेयरिंग में जाओगे तो 30-40 रुपये पहुंच जाओगे, ये कोई तरीका है? तो पापा ने कहा आज सरप्राइज मिलेगा, तो सरप्राइज में ये नहीं कि दामाद जी को बुला लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं किया, नो सरप्राइज ऑडिट, ओ भाई कोई सरप्राइज ऑडिट नहीं। फिर जैसी मुन्नी घर पे पहुंची, पापा आंख बंद करके उसे आंगन में ले गए, सरप्राइज सरप्राइज। मुन्नी ने सोचा कोई लगता है कार दे दी पापा ने मुझे, पापा कह रहे कल से ऑटो वाटो छोड़, अच्छा नहीं लगता, कार में जा अपनी। तो पता लगा जैसे ही आंगन में पहुंची, वहां पे खड़ा दूसरा ऑटो, टेन टेन ऑटो, तो मुन्नी को ऑटो दे दिया, कल से खुद के ऑटो में जाना है, और बाकी को भी घुमा, और बाकी को भी घुमा, दोस्त को भी, सुन 20 रुपये में बिठाऊंगी लेकिन बगल में बिठाऊंगी, मुन्नी पीछे बैठेगी 20 रुपये में। पापा कह रहे हैं ऑटो का ऑटो और कमाई की कमाई, ऑटो का ऑटो और मुन्नी ने पीछे पीछे मेरे से डायलॉग पूछा, मम्मी सर ऑटो में क्या लिखा हूं? मैंने कहा था पीछे ऑटो में लिख ले बजा हॉर्न निकल फौरन। तो मुन्नी ने ऑटो में क्या लिखा, बजा हॉर्न निकल फौरन। तो भाई हाँ, ये तो पुराने हो गए डायलॉग, बजा हॉर्न निकल फौरन, ये ऑटो बढ़िया बढ़िया डायलॉग, अपनी मर्जी के डायलॉग लिखवाओ, है ना? बढ़िया बढ़िया। तो भाई बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिखे, अपना ऑटो भी हो गया, ठीक है, और ऑटो में अपना म्यूजिक सिस्टम बढ़िया लगाया, डिंग 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 करते बजाते हुए चलो, खास ग्राहकों के 5 रुपए का एक गाना अलग से, ठीक है, पूरी स्कीम सुना दी ऑटो की। अब ये बताओ, पापा ने इस बार ऑटो के पैसे नहीं दिए, सीधा ऑटो दे दिए, तो क्या अलाउंस हुआ? अलाउंस नहीं होता। अलाउंस की खास बात होती है, अलाउंस मीन्स कैश, कैश बोले तो मनी, मतलब कैश का मतलब समझना कैश ही देंगे, बैंक में भी जा रहा था वो कैश के बराबर है ना? कैश मतलब मनी। अगर ऑटो के पैसे की जगह पापा ने खुद ही ऑटो लाके दे दिया, चला ऑटो, तो इस बार अब हम इसे क्या नहीं बोलेंगे, अलाउंस नहीं बोल सकते, तो इसको क्या नाम दिया इस प्यार को? नहीं, इस प्यार को नाम दिया परक्यूजिट्स। क्या नाम दिया? परक्यूजिट्स। यानी नाउ यू आर रिसीविंग द फैसिलिटी इन प्लेस ऑफ अमाउंट। ऐसा बताओ क्यों होता है ऐसा, सुनना ध्यान से। हाँ, पर्स बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में पर्स बोलते हैं। और सैलरी का तीसरा तरीका होता है बुढ़ापे के बाद। बुढ़ापे के बाद तुम्हें मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या मिलेंगे? रिटायरमेंट। अरे सुन लो भाई, रिटायरमेंट क्या मिलेंगे? रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। तो तुम्हें अलाउंस मिले, तुम्हें सैलरी हेड में लेके जाना है, तुम्हें परक्यूजिट्स मिले, पर्क्स, तुम्हें सैलरी हेड में लेके जाना है, और तुम्हें रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से पेंशन, प्रोविडेंट फंड, है ना, ग्रेचुटी, इस तरह कोई नाम मिले तो कहाँ लेके जाना है? ये सैलरी को हमें 3 हिस्से में पढ़ना है। यानी अगर मैं बोलूँ कि सैलरी के सब डिवीजन करते हैं, सैलरी हेड के सब डिवीजन करते हैं। सैलरी हेड बड़ा चैप्टर है ना, 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं, सैलरी और कैपिटल गेन्स। तो अगर मुझे सैलरी के सब डिवीजन करने तो मैं क्या बोलूंगा? 3 हिस्सों में पढ़ना है सैलरी, अलाउंस, पर्क और रिटायरमेंट बेनिफिट। अलाउंस समझ गए? अब सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात। पहला सवाल, तुम्हें कंपनी के काम से आने जाने के फ्लाइट के टिकट के पैसे मिले, टिकट के पैसे मिले, अलाउंस से पर्क है। अब टिकट ही मिल गई। हाँ,
और इस बार कंपनी कह रही है टिकट के पैसे नहीं देंगे, तो टिकट ले ले। तो ये फर्क हो गया, इस बार तुम्हें पैसे नहीं मिले। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा लोग इसलिए करते हैं, कंपनी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे जैसे निकम्मे एम्प्लॉय पे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें जानबूझ के महंगी फ्लाइट ले ले। ना ना जानबूझ के सस्ती ले ले। अच्छा, और मेरे को महंगी बता दो। अब तुम्हें अलाउंसेस दे दिए कि भाई तू जहां से मुंबई चला जा, मुंबई की फ्लाइट मान लो 5,000 6,000 रुपए की, तुम्हें 15,000 रुपए दे दिए, है कि नहीं बात? अब तुम कह रहे हो जहां लगेज जाता मैं तो उसमें डिग्गी में बैठ के जाऊंगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, प्लेन की डिग्गी में बैठ के चला जाऊंगा मैं, तो सस्ती करा दो मेरी टिकट। तो तुमने क्या किया, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सस्ती फ्लाइट होती है जो और टाइमिंग की होती है, जैसे देखो ना सुबह 5 बजे की सस्ती मिलेगी। सर मैं आज तक वैसी फ्लाइट में गया हूँ, सस्ती के चक्कर में है, ठीक है। 2 बजे उतर रहा होता है या 2 बजे हाँ, उतर रहा होता तो ये वाली फ्लाइट ये थोड़ी सी सस्ती होती है, या फिर तुम्हें मिलेगी जहाँ लेओवर ज़्यादा होगा। जैसे तुम्हें यहाँ से मुंबई जाना है, यहाँ से मुंबई जाने के हैदराबाद जाना है, हैदराबाद जाने के लिए तुम्हें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस करके एक फ्लाइट होती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कहती है कि ये टिकट 6,000 की जगह 4,000 का दे देंगे, लेकिन बीच में 4 घंटे का लेओवर है। अरे नहीं, ये नहीं था। तो लोग वह क्या करते हैं, तो क्या करना है, सस्ती तो मिल रही है, पैसे तो बच रहे हैं, और पैसे अगर अपनी जेब से ना बच रहे हो, कहीं से मिले वो बच रहे हो, तो और सोने पे सुहागा। अब कंपनी कह रही है 15,000 ले ले, और एयर इंडिया कह रही है कोई बात नहीं, तुझे लेट लेके जाएंगे, जो तुझे 2 घंटे का सफर है वो तेरा 10 घंटे में कवर होगा, 8 घंटे में कवर होगा, लेकिन वो टिकट 15,000 की जगह हो जाएगी 10,000 में। तो क्या दिक्कत है, 5,000 बच रहे हैं। वैसे भी वहां जाके कौन सा तुम कहीं घूमने जा रहे हो, कौन सा तुम्हें कोई पत्थर तोड़ने वहां जाके, है कि नहीं बात? मंडे को मीटिंग है, संडे को जाऊंगा, ठीक है भाई। मेरी फ्लाइट सुबह क्या कहते हैं 10 बजे की लेता, 12 बजे पहुंच जाता, मैं सुबह 6 बजे की लूंगा, दोपहर 12 बजे पहुंचूंगा, लेकिन उसमें मेरे कितने बच रहे हैं, 5,000। इस चक्कर में क्या होता है, लोग पैसे बचाते हैं, और ये बात कंपनी को पता होती है, तो कंपनी क्या टिकट कैंसिल कर देती है, पैसे मांग लेगी, 5,000 रुपये दे वापस, उन्हें बचाए 5,000 रुपये दे वापस। नहीं, कंपनी कहती है जो तूने तकलीफ देकर अलाउंस बचा लिए वो तेरे हैं, हमें पता है तू ऐसी गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, तेरे हैं। लेकिन जो पैसे बचा लिए वो तेरे तो हैं, पर उसमें हक ताई का भी है। ताई कह रहे कितने रुपए खर्चा था ना, कितने रुपए दिए कंपनी ने, 15। तूने टिकट कितने की बुक कराई, 10। तूने कितने बचाए, 5 लाख। तो तुमने बोला ताई मैंने कमाए थोड़े। ताई ने बड़ी खतरनाक बात बोली जो जिंदगी में किसी ने नहीं बोली होगी। अब जैसे इसने अपनी एक्स से अपना रिचार्ज करा लिया था, हाँ सर है ना सर, 2 बार कराया था ना, हाँ। अब इसने जो रिचार्ज कराया, ताई की नज़रों में ये जॉब कर रहा हो ना कर रहा हो, इसने वो रिचार्ज का पैसा कमा लिया, क्योंकि अपनी जेब से जाता तो खर्चा होता, दूसरे की जेब से जा रहा है तो वो भी तो मेरे में बचा लिया, और पैसे बचा लिए तो मेरी क्या बना दी, वो कमाई। तो ताई ने बड़ा खतरनाक डेंजर रूल बनाया। ये हजम नहीं होता कई बच्चों को, है ना, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए याद कर रही, लिखा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बात तो खोपड़ी में समझ में आ जाएगी बात कि अलाउंस पर कितने आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। पैसे का बचाना भी कमाना होता है, हाँ इजिकल टू पैसा कमाना है। ताई कह दे कि जो तूने पैसा बचा लिया ना वो तेरी कमाई है, और वो टैक्सेबल कमाई है। यानी अगर कंपनी ने तुम्हें दिए 15,000 रुपए के ट्रैवल अलाउंस, और तुमने ट्रैवलिंग करके आ गए 10,000 रुपए में, तो 5,000 रुपए तुम्हारी इनकम मानी जाएगी सैलरी हेड की। अब तुम्हारी बेसिक सैलरी है 14,000 रुपए, 16,000 रुपए, 5 ऐड कर दियो, तो तुम कहोगे सर जैसे मेरी सैलरी ऊपर आई 1,60,000 रुपए बेसिक सैलरी, तो मैं बेसिक सैलरी 1,60 लिखूंगा प्लस 5,000 रुपए क्या लिखूंगा, अबे सैलरी है ये, फर्क नहीं, अलाउंस सेव्ड क्या लिखूंगा। तो तुम्हारी अब जो सैलरी टोटल मानी जाएगी वो 1,60 नहीं मानेगी ताई। ताई कहेगी बेसिक में अलाउंस जो बचा है ऐड कर, तेरी 1,65 है। अब ऐसे कर करके लोचेबाजी कर करके तुमने 1.5 लाख रुपए बचा लिए अलाउंस के। कितने बचा लिए, अरे 1.5 लाख, लोग लाखों बचा देते हैं, लाखों है ना, सैलरी से ज्यादा होते हैं तुम्हारे अलाउंस, और पर तुम्हारी बेसिक सैलरी से ज्यादा होंगे हमेशा। पापा से पूछ रहे थे आकर, पापा जॉब करते हैं, बेसिक तो इतनी होती है ना, 4,600 रुपये पर महीना, 5,000 रुपये पर महीना, लेकिन सैलरी बैठ रही होती है लाख रुपए महीना। तो 70-80 हज़ार के तो क्या हो जाते हैं, अलाउंसेस वगैरह, डीए, ये सब चीज़ हो जाती है, अलाउंसेस पर। बोलो अलाउंस समझ में आया,
अलाउंसेस का क्या जुगाड़ निकाला हमने, बोलो जल्दी। पैसे का बचाना भी पैसे कमाना होता है, पैसे का बचाना भी पैसे कमाना होता है। बात समझ में आ गई? पर्क में ऐसा नहीं होता भाई। पर्क में ऐसा, खुद सोचो, अगर सीधा टिकट दे दिया तुम्हें कंपनी ने 15,000 का टिकट दे दिया, कितने का? अब लगा लो जुगाड़, बचा लोगे इसमें? इसे किसी और को बेच के दूसरा खरीद लोगे? बताओ। नहीं, प्रैक्टिकली बेच ही नहीं सकते तुम, क्या कि नहीं बात? जो मेरे नाम पे टिकट है 15,000 रुपए की फ्लाइट की आने जाने की, वो मैं भाई तुम्हें कैसे बेच दूंगा? बेच ही नहीं सकते ना। बात समझ में आ रही ना? राइट, कि तुम्हें मैं और महंगी बेच दूं तभी तो बचेंगे। तो पर्क में कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने पैटीज के पैसे ले दिए 100 रुपए, तो हो सकता है तुम पैटीज खाओ या ना खाओ और पैसे बचा लो, लेकिन ऑटो हाथ में आने से चलाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मम्मी खुद पैटीज ला के दे रही है, फिर कैसे क्या बचा लोगे? या तो पैटीज खाओगे या नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगी या कोई और खाएगा। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते इसे बेचाऊं मार्केट में, मम्मी कितने की लाई? 20 की बेच रही हूं, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो परक्यूजिट्स में पैसा बचता नहीं है। लेकिन ताई ये कहती है कि परक्यूजिट्स वाले चैप्टर में हम एक बात पढ़ेंगे कि जो परक्यूजिट्स की मार्केट वैल्यू होगी वो मैं टैक्सेबल करूंगी तेरे लिए। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि परक्यूजिट्स का मतलब होता है, परक्यूजिट का, स्पेशली पर्क का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट। क्या होता है? पर्सनल बेनिफिट। अलाउंस का मतलब होता है ऑफिशियल वर्क। क्या मतलब होता है? अच्छा, अब मान लो मुझे घूमने जाना है ना, तो मेरी फ्लाइट की टिकट मेरी कंपनी ने करा दी, तो ताई कह रही है अपनी जेब से जाता तो 15 लाख, तो अलाउंस हो गया ना, वो लिखा मिलेगा। मैंने कहता है अपनी जेब से कराता तो 15,000 लगते। ये 15,000 किसने दिए? कंपनी ने दिए। तो तूने 15,000 बचा लिए, पैसे का बचाना भी, तो ये तेरा पर्क क्या हो गया? टैक्सेबल पर्क। ठीक है? इनके हमें इन चैप्टर्स के अंदर जाके रूल सीखने हैं कि अलाउंस में कैसे टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, पर्क में कैसे टैक्सेबिलिटी निकालते हैं। मोटा मोटी मैंने तुम्हें बताया, अलाउंस में जितना तुम्हें मिला और जितना तुमने खर्च कर दिया डिफरेंस निकाल लो। मिले 15, खर्च किए 10, 5,000 टैक्सेबल। पर्क में जितना मैं अपनी जेब से देता उतना मेरी कंपनी ने दे दिया, तो मिलने क्या बना? वो टैक्सेबल पर्क। समझ गए अलाउंस कैसे निकलेगा और पर्क कैसे निकलेगा? बोलो। और दोनों में डिफरेंस भी समझ गए, है ना? बात समझ में आ गई ना भाई? सिंपल सी बात, मुझे खाने के लिए पैसे दे दी कंपनी ने, क्या बना? अलाउंस। और मुझे एक होटल के वाउचर दे दिया कि जाके कुछ भी खा लियो, ये वाउचर दिखा दियो, तो क्या बना? कंपनी ने एक एम्प्लॉय को मेडिकल का पैसा दे दिया, बीमार हो तो पैसा रख ले, अलाउंस। कंपनी ने बोला पैसा नहीं देंगे, हॉस्पिटल में जाके जमा हो जाइयो, भर्ती हो जाइयो वहां जाके, और आई कार्ड कह दियो कि जो भी बिल है कंपनी देगी, तो ये क्या बना? तो 99.999% कंपनी मेडिकल पर्क देती है, अलाउंस नहीं देती, क्योंकि उनको यकीन होता है कोई एम्प्लॉय हर बार बीमार हो जाएगा हर साल, नहीं ना। तो इसका मतलब अलाउंस की सिंपल कैलकुलेशन होती है, अलाउंस इज रिसीव्ड माइनस स्पेंड, जो बचेगा वो। और अगर मैं बोलूं पर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज टैक्सेबल। समझ गए भैया? बात समझ में आ गई? तो ये हमें 3 पड़ाव में पढ़ना है। हमें क्या? सैलरी है, नोट करते हैं ना साथ साथ, ये सब पढ़ाऊंगा बाद में, पहले चैप्टर पढ़ लो उसके बाद पूछना क्वेश्चन, है ना? वरना तुम भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज। नोट कर लिया इतना? अब अगला मुद्दा नोट कराता हूं तुम्हें, फॉर्मेट। अगर अकाउंट्स की तरह फॉर्मेट मिल जाए तो भाई जीवन बहुत आसान हो जाता है ना? फॉर्मेट नोट करते हैं। सैलरी का क्या फॉर्मेट है? हेडिंग क्या डालोगे? कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, जो मेरे एग्जाम में आ रहा है ना? सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखेंगे,
जो मैंने अभी तुम्हें जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करनी सिखाई थी पे स्केल के हिसाब से। सर ये कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर। बेसिक के बाद लिखो डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई को कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस मिलते हैं, डीए बोलते हैं शॉर्ट में से। फिर एक आता है डीपी, डियरनेस अलाउंस जो होगा जितना मिल रहा है पूरा लिखो। एक आता है डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस का भाई की तरह ही होता है वो भी, है ना, वो उसे पे वर्ड देते हैं, वो भी क्या आएगा जितना कंपनी दे रही है उतना लिखो। सर ये 100% मतलब जितना क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आएगा कमीशन, फिर आएगा बोनस जो कंपनी से मिल रहा है तुम्हें, दिवाली बोनस, इंटरिम बोनस, फाइनल बोनस, किसी भी नाम से। डियरनेस पे, फिर आएगा मेरा नहीं सिर्फ कंपनी का, मेरा मत लिखना, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएफ। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे। सर इसको पीएफ भी बोलते हैं सर, पीएफ बोलते हैं पर टेक्निकल भाषा में या तो आरपीएफ बोलोगे या पीएफ का नाम बताना पड़ेगा। फिर आएगा कंपनी कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, इस पे लिख लेना मोर देन 12%, और फिर इसके ऊपर ही ब्याज, इंटरेस्ट ऑन, है ना, प्रोविडेंट फंड आरपीएफ मोर देन, ये टैक्सेबल होता है अगर ये 9.5% से ज़्यादा होता है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कब होता है? अच्छा कंपनी का लिख रहा हूं मैं, अपना क्यों नहीं लिख रहा? माई कंट्रीब्यूशन वाई, नहीं नहीं नालायक, वो तो बेसिक में ही तो है, नहीं समझे? मुझे एक फंड में पैसा डालना है तो मैं कहां से डालूंगा? बेसिक से लेकर ही तो डालूंगा, है कि नहीं बात? लेकिन जो कंपनी पैसा डालती है वो मेरे पैसे नहीं डालती, अपनी जेब से डालती है। तो कंपनी जो अपनी जेब से दे रही है वो मेरे लिए क्या बनी? इनकम, है ना, राइट। अब मान लो मैं भैया यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा हूँ 10,000, आरके जी कह रहा है चलो हम भी कितना डालें 10,000, तो जो मैंने डाला वो कहां से डाला होगा? बेसिक में से निकाल के। लेकिन जो आरके जी डाल रहा है वो अपने खाते से डाल रहा है, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो गई? इसलिए एक्स्ट्रा इनकम क्या हो गई? वो टैक्सेबल हो गई। मेरे लिए मेरी कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसे दे रही है वो सब टैक्सेबल है। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे अलाउंसेस। क्या डालेंगे? अलाउंसेस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अलाउंसेस रिसीव्ड इनर कॉलम में माइनस अलाउंसेस स्पेंड इनर कॉलम में, जो बचाओ आउटर कॉलम में क्या हो गया? टैक्सेबल। तो ये बेसिक, डीए, डीपी, कमीशन बोनस, ये सब आउटर कॉलम में। तो आउटर कॉलम की आप हेडिंग डाल सकते हो क्या? टैक्सेबल अमाउंट, और इन सब की हेडिंग डाल सकते हो पर्टिकुलर्स। एग्जाम में ऐसे बनाना है फॉर्मेट, अकाउंट्स की तरह। फिर भाई हमने पढ़ लिया अपना अलाउंसेस का चैप्टर, उसके बाद क्या आएगा? परक्विजिट। तो दूसरे चैप्टर के हिसाब से जब मैं हेडिंग डालूंगा परक्विजिट, तो परक्विजिट्स की जो मार्केट वैल्यू होगी क्या होगी सर? वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, जो भी वर्किंग नोट से वैल्यू आएगी वो सीधा आउटर कॉलम में क्या कर देना? लिख देना। फिर तीसरा पड़ाव आएगा हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बिल्कुल अलाउंसेस की तरह निकलते हैं। बेनिफिट रिसीव्ड, सर आपने फर्स्ट ब्रैकेट में डब्ल्यूएन का लिखा हुआ है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे इसकी। रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव्ड माइनस रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जम्प्ट लिख देते हैं, स्पेंड तो नहीं करते, एग्जम्प्ट लिख देते हैं। ऐसे ही अलाउंसेस के आगे भी स्पेंड की जगह एग्जम्प्ट लिख देते हैं। ये इनर कॉलम में, रिसीव में से माफी माइनस करके आउटर कॉलम में टैक्सेबल हो गया। अब ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी वैल्यूज हैं सबको जोड़ दो। जब तुम इन सबको जोड़ दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उस प्यार को नाम देंगे हम ग्रॉस सैलरी। क्या नाम देंगे?
ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17 है ना, ग्रॉस सैलरी आ गई। फिर ग्रॉस सैलरी में से कुछ आउटफ्लोज घटाएंगे, उसे नाम दिया ताई ने डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 का गाने गाते हुए 16 है ना। पहली डिडक्शन ताई ने फिक्स रखी, फिक्स को ताई बोलती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तुम्हारे बस काम करने के, तुम्हें 50,000 तो यूं ही दे दी इनाम में, तुम जितना भी सैलरी कमाओ 50,000 हमारी तरफ से छूट, 50 पे टैक्स ना लेंगे। दूसरी डिडक्शन घटाई ताई ने एंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना। और एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर सरकारी एम्प्लॉय। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। और तीसरी डिडक्शन घटाई ताई ने प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड की डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स जाता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे अगर आप यूपी में जॉब करेंगे तो तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा नॉमिनल से होता है 1,500 या 2,000 रुपये, तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो जो तुम यूपी स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हो वो ताई कह देगी मैं नहीं दे रही हूँ। तो जितना तुमने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स के नाम से दे दिया, ताई उतने अमाउंट को यहाँ घटा देगी, और जो बचेगा वो कहलाई जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये तुम्हारा सैलरी हेड का आंसर होगा। मतलब वही पिक्चर के पैसे दे दिए है ना कंपनी ने तुम्हें, या तुम्हें किसी जादूगर के शो में बेच दिया है ना, इस तरह के तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। डियरनेस अलाउंस महंगाई को कंपनसेट करने के लिए जो पैसे भेजते हैं, है ना। डियरनेस अलाउंस कि महंगाई बढ़ रही है सैलरी बढ़ाओ, तो सैलरी नहीं बढ़ाती कंपनी, क्या दे देती है डीए, है ना। उसी को डीपी भी बोल देते हैं, डियरनेस पे, महंगाई को कंपनसेट करने के लिए। समझ गए? बोलो भैया। ये नहीं पर्क वाला भी है, पर्क तो अलग है ना। अलाउंस का चैप्टर, पर्क का चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ने हैं ना। आज हमें ये वाला चैप्टर शुरू करना है, तो चैप्टर कह दो या यूनिट कह दो इस सैलरी का, है ना, अलाउंस की यूनिट। बात समझ में आ रही है? और अच्छा एक और बात तुम्हें यही बता देता हूँ यूनिट शुरू करने से पहले, ये मेरी इनकम आ गई अंडर द हेड सैलरी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालो, क्वेश्चन में लिखा इसकी टोटल इनकम निकाल। अब तो पता कौन सा फॉर्मूला करना पड़ेगा, ये वाला, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, क्या बनेगा अब जीटीआई माइनस डिडक्शन ऑफ 80C टू 80U, क्या बनेगा एनटीआई। तो ये जो मैंने सैलरी निकाला ना मुन्ना मुन्नी, इसको मुझे इस फॉर्मेट में यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। समझ में आई? फिर हाउस प्रॉपर्टी का अलग फॉर्मेट, पीजीपी का अलग फॉर्मेट, कैपिटल गेन अदर सोर्स का अलग फॉर्मेट। तो 5 फॉर्मेट और 5 चैप्टर के अलग अलग भांति भांति प्रकार के फॉर्मूले सीखने, फॉर्मूले हैं अब। समझ में आ गई ना बात? तो क्वेश्चन में पढ़ लेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन में मुझसे सैलरी का डेटा देकर अगर मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो तुम्हारा आंसर यहाँ एंड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सैलरी का डेटा दे रखा, तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल इनकम, तो आंसर यहाँ एंड होगा। चाहे यहाँ पे सैलरी लिख के यहाँ 0000 लिख दो, चाहे, है ना। यहाँ पे हो सकता है नीचे एक और बात दे दे सैलरी के साथ साथ छोटा सा लिख दे कि इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपये या डिविडेंड मिला 2,000 रुपये, तो सैलरी क्या ये वाला डेटा यहाँ, और अदर सोर्स में इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो जीटीआई बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी। तो क्वेश्चन में होश में पढ़ लेना कि वो सैलरी पूछ रहा है या टोटल इनकम पूछ रहा है। टोटल इनकम पूछ रहा है तो यहाँ तक पहुँचना है, सैलरी पूछ रहा है तो यही खेल खत्म कर देना है।
समझ गए। और उसके बाद पूछे टैक्स भी निकाल, पूरी दादा। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 115 BAC पहुंच जाना है। तो फिर होगा तुम्हारा स्टेप नंबर 1 सैलरी हेड की कैलकुलेशन, फिर इस होगा तुम्हारा स्टेप नंबर 2 NTI की कैलकुलेशन, और फिर होगा मेरा स्टेप नंबर 3 टैक्स की कैलकुलेशन। 6 मार्क्स का, 6 का 7 का ऐसे आएगा। बहुत बढ़िया। फिर सेक्शन 5 भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता रियल लाइफ में तो हो सकता है भाई। हो सकता है कि तुमसे कैलकुलेट ना करा, सीधा बोल दे कि मिस्टर एक्स है, उनका सैलरी का डेटा है पर वो नॉन रेजिडेंट है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए बात कि इंडिया में जो सैलरी कमाएंगे वो टैक्सेबल होगी इंडिया में, और अगर पेंशन वहां मिल रही है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन मान लो दुबई में नौकरी कर रहे हो और दुबई में सैलरी पा रहे हैं, तो उसे हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में कहते हैं वो ROR निकला क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में लिखा मिल जाए इंडिया में सैलरी कमाई इतनी, साथ साथ दुबई में भी सैलरी कमा रहा है, तो दुबई वाले भी इंडिया में टैक्सेबल करेंगे इसी रूल से। बस क्यों, क्योंकि ROR के लिए अर्न इन इंडिया, रिसीव इंडिया एंड अर्न रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल है। तो हो सकता है भाई वो ये वाला लोचा भी डाल दे। तो फिर RNOR मान के सॉल्व करना। RNOR तो क्या होगा, अर्न इंडिया, रिसीव इंडिया और अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होगा, हेड ऑफिस इंडिया में है। तो फिर चेक कर लेना इनकम में हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में टैक्सेबल हो गया, है कि नहीं बात। आ सकते हैं, आया था सैलरी के साथ ऐसा, उसके साथ डेज दे देगा वो। डेज देने का मतलब समझ गए क्या है, तुमसे वो सेक्शन 5 भी तुमसे, सेक्शन 6 भी तुमसे जानना चाह रहा है कि तुम्हें उस बात की नॉलेज है कहीं। तो तुम्हें एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का वैल्यू होती है उसकी, तो तुम्हें 1 नंबर लेने के लिए लिखना पड़ेगा एज ही स्टेड इन इंडिया देयरफॉर ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो सैलरी अर्न इन इंडिया, सैलरी रिसीव इन इंडिया और सैलरी अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। बात समझ में आई। तो पीछे चैप्टर को भी भूल मत जाना, सबके साथ खेलना है। हाँ कहीं भूल जाओ। सर ठीक है भाई, कर तो देंगे पर रियल लाइफ में ना आया ऐसे लोग। तो रियल लाइफ में क्यों नहीं आएंगे भाई ऐसे लोग। सर मैं नहीं दूंगा ऐसा लोग। डॉलर में पैसे देगा भाई जो आएगा, अगर कोई NR आ गया तो डॉलर में देगा ना पैसे। सर फिर आर्टिकल से तो लॉन्ग। सुनो ध्यान से, अब पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले टॉपिक की हेडिंग क्या है, अलाउंसेस। तो आज पहले एक अलाउंस पढ़ाता हूं तुम्हें ना, जो एग्जाम में आने की फुल संभावना रहती है, और वो अलाउंस है, गैस करना है क्या? नहीं गैस नहीं करना है। सर हम ऐसे देख कर रुक गए। वो बताओ जिस घर में तुम रहते हो, रेंट अलाउंस। अरे नहीं भाई, जिस घर में तुम रहते हो वो खुद का है या किराए पे है। खुद का हुआ, और उस पर अगर मैं कुछ भी इनकम की सोर्स जनरेट कर रहा हूं तो वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। सुनना ध्यान से, वो कहाँ जाएगा। अगर वो घर रेंट पे है, अगर वो घर रेंट पे है और उसका किराया मेरी कंपनी दे रही है तो वो जाएगा परक्विजिट्स में। कहाँ जाएगा। तीसरा केस सुनना, अगर वो घर रेंट पे है, मैं उसका रेंट दे रहा हूं, लेकिन उस रेंट को भरने के लिए कंपनी मेरे खाते में कैश दे देती है, तो बनेगा अलाउंसेस। यानी कि समझ, तीनों कैटेगरी समझ लो। अगर घर मेरा है, तो मैं उसे हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें भी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। उसकी एक ही शर्त होती है, घर मेरा है। घर किसका, अगर मेरा घर है तो सैलरी में भी नहीं लेके जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे। इसका मतलब सैलरी हेड में वो घर आएगा जो घर मेरा नहीं होगा। अगर घर मेरा नहीं है तो घर कैसे ले रखा है भाई, अगर जिस घर में मैं रह रहा हूं या तो मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो मैं किराए पे रह रहूंगा। और अगर उस घर का किराया जा रहा है, वो सुन लेना, और उस घर का किराया कंपनी दे रही है तुम्हारे खाते में, क्या दे रही है, रेंट पेड नहीं, रेंट गिवन बाय कंपनी टू यू एज अ कैश। कैश मतलब चाहे तुम्हारे बैंक के खाते में कंपनी पैसा डाल रही है ना। तो ये क्या बना, अलाउंस या पर्क, अलाउंस।
तो तुम इसे पता क्या नाम दोगे? इस प्यार को ताई ने नाम दिया हाउस, जिसका किराया कंपनी दे रही है और वो तुम्हारे लिए अलाउंस के तौर पर मिल रहा है, तो हाउस रेंट अलाउंस। समझ गए? इसलिए इस अलाउंस का नाम ये रखा हाउस रेंट अलाउंस, घर का किराया जो कंपनी तुम्हारे हाथ में एज अ कैश दे रही है। बात समझ में आई? बोलो। अब अलाउंस का फॉर्मूला देखना, क्या लिखवाया मैंने तुम्हें? अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जामिशन। अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड, तो मान लो कंपनी तुम्हें दे रही है 10,000 रुपये पर महीना, ठीक है? कितना दे रही है? 10,000 रुपये महीना। तुम रिसीव्ड कितने लिखोगे? HRA रिसीव्ड पूरे साल का, एक ही महीने थोड़ी रहो घर पे, तो क्या लिखेंगे? 10,000 इंटू 12 महीने, कितना? अब सुनना ध्यान से, अगला सवाल। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि तुमने जॉब ज्वाइन करी 1 नवंबर को। कब जॉब ज्वाइन करी? तो तुम्हारा HRA शुरू हुआ 1 नवंबर से। अब कितने महीने लिखूं? 10,000 इंटू नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 5 महीने। दूसरा कॉन्सेप्ट में आया? तो मेरा आउटर कॉलम में तो मेरा कितना आएगा? 50,000। तीसरा कॉन्सेप्ट सुनो, तीसरा क्वेश्चन, इन्हें होश में लिख लेना। मेरी जॉब तो 1 अप्रैल से चल रही है, लेकिन पहले मैं अपने घर में रहता था, तो कंपनी मुझे अलाउंस नहीं देती थी। फिर कंपनी ने बोला दूसरे शहर भेज रहे हैं तेरे को। मैंने कहा वहाँ घर ना है मेरा, मैं रह रहा हूँ नोएडा में। कंपनी कह रही हरियाणा चला जा, गुड़गांव। मैंने कहा मैं गुड़गांव नहीं जा सकता, घर नहीं है मेरा वहाँ पे, और ट्रैवलिंग में 2-3 घंटे जाएंगे, क्या कर रहे हो? तो कंपनी ने कोई बात नहीं, तेरा घर नोएडा में, नोएडा रह तू, है ना, घर परिवार को नोएडा रख। हम तेरे को गुड़गांव के घर के लिए किराया तेरे हाथ में दे रहे हैं 1 जुलाई से। तो सैलरी कब से चल रही है? अप्रैल से। लेकिन HRA कब से शुरू किया है? ट्रांसफर की वजह से। सुनना ध्यान से, अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं, यहां जब मैं बेसिक सैलरी भरूंगा, यहां जब मैं बेसिक सैलरी भरूंगा, तो अप्रैल से भरूंगा, जुलाई से भरूंगा? अप्रैल से। तो यहां लिखूंगा, मान लो मेरी सैलरी है 50,000 रुपये, तो 50,000 इंटू 12। लेकिन जब मैं यहाँ HRA की कैलकुलेशन करूंगा, ये मुन्ना, जब मैं यहाँ HRA की कैलकुलेशन करूंगा, तो यहाँ कितनी होगी? जुलाई से। तो यहाँ लिखूंगा HRA 10,000 इंटू 9 महीने, यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई। अब दोनों में लोचा समझ में आ रहा तुम्हें? लोचा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सैलरी 12 महीने हो सकती है और अलाउंस 9 महीने हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो रट मत लेना, सैलरी 12 महीने तो सारे अलाउंस ही 12 महीने, ऐसा नहीं है। सैलरी 12 महीने है तो बाकी अलाउंस फ्रैक्शन के महीनों में भी हो सकते हैं, होते नहीं हो सकते? सैलरी मेरी अप्रैल चल रही है, मुझे HRA मिल रहा है जुलाई से। बोलो। सैलरी मेरी अप्रैल चल रही है, मुझे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है नवंबर से। सैलरी मेरी अप्रैल से चल रही है, मुझे फूड अलाउंस मिले हैं जुलाई में ही, सिर्फ जुलाई में ही, क्योंकि मैं जुलाई में गया था ऑडिट में। तो कंपनी ने मुझे ऑडिट भेजा जुलाई में बस। तो कल ले ऑडिट अलाउंस ले, फूड अलाउंस ले, ट्रैवलिंग अलाउंस ले। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सैलरी की भी 1 जुलाई की मिलेगी। सैलरी कब की है? और अलाउंसेस, तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस हो सकता है, राइट। अब चलते हैं बहुत दूर, जहाँ खट्टे नहीं अंगूर। कहाँ जाएंगे सर हम? अलाउंस के चैप्टर में घुसते हैं सर। अब अलाउंस के चैप्टर की अगर जब हम बात करेंगे, तो अलाउंस के चैप्टर में पहला अलाउंस मैंने तो पढ़ा है HRA। अब सबसे तगड़ी बात यह है कि जो HRA होता है, HRA का पूरी दुनिया में झोल चलता है, इंडिया में तो खासकर। अब तुम्हें मैंने बताया सर HRA कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये महीना। तो तुम कह रहे हो मान लो अप्रैल से मिल रहा है, तो तुमने लिखा 10,000 इंटू 12 इजिकल टू 20,000। अब ताई ने बड़ी खतरनाक बात देखी, तुम्हें एक ऐसे घर में रहना चाहिए जिसका किराया कितना हो? 10, है ना?
लेकिन तुम रह कैसे घर में रहे हो? 50 नहीं, अरे भाई 5 तुम अमीर आदमी हो भाई, शेयर मार्केट से कमा रहे हो। जो बेचारा 10,000 कंपनी से कमा रहा है वो कहाँ रह रहा है? हाँ, वो हॉस्टल टाइप में रह रहा है, बंक बेड, ऊपर तेरा बेड नीचे मेरा बेड, है ना, थ्री इडियट की तरह, है कि नहीं बात? हाँ, वॉशरूम के आगे भी लाइन लग रही है, उस चक्कर में लेट हो रहा है वो, ठीक है। अब कंपनी वाले कह रहे हैं भाई लेट क्यों होता है? अब वो बेचारा चुपचाप बता नहीं रहा, कह रहा है सर पानी नहीं आता हमारे सुबह। ऐसे कैसे घर है भाई, पानी नहीं आता तेरा? घर बदल लेना, फिर तेरे को पैसे नहीं दे रहे घर में रहने के। अब कंपनी वालों को पता लगा घर की जगह कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, पैसे बचाने के लिए। तो कंपनी वाले 5,000 रुपये छीन लेंगे उससे? नहीं, कंपनी वाले कहते हैं कल से लेट होगी सैलरी कटेगी तेरी, कल से लेट सैलरी कटेगी। अब तुमने कहा यार तो पैसे नहीं चाहूँगा तेरी सैलरी कट जाएगी, तो या तो भाई तमीज में आना शुरू कर दो, या फिर है ना ढंग का घर ले लो जहाँ पानी बाल्टी सब तुम्हारी हो। दूसरे से लोटा ले रहा हूँ लोटा पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत सब मेरे वॉशरूम नहीं है, पटरी पे जाना पड़ता ना भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं बात, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भाई। वो देखे टॉयलेट पिक्चर अक्षय कुमार वाली, उसमें तो ये तो लोटा पार्टी जाती है, सोच रहे भाई ये को तरीका है घर लोग रंग का, समझ में आ गई ना बात। लेकिन ताई कह रही है तू 10 ले रहा है और 4, 5, 6 बचा रहा है, तेरी कंपनी कुछ नहीं कह रही, जितना तू बचाएगा उतना तेरे को है ना टैक्स देना पड़ेगा। तो ताई ने ये नहीं बताया कितने पे टैक्स दूंगी, ताई ने कहा एग्जम्पशन सीख ले कितने की मिलेगी। क्या सीख ले? एग्जम्पशन, सबसे पहली एग्जम्पशन। अच्छा वो बताओ सच में ईमानदार निकला तो पूरे माह, वो कह रहा है 1,20 का HR आता है, 1,20 खर्च दिए पूरे माह। अच्छा वो ईमानदार निकला, वो कह रहा है कि भैया मुझे 1,20 मिलते थे लेकिन मैं 4,000 रुपये महीना किराए पे रह रहा हूँ। अरे तो जितना वो एक्चुअल में किराया दे रहा है उतने पे तो टैक्स नहीं लोगे ना। तो ताई ने पहला रूल क्या बनाया, एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल HRA है ना, इससे ज्यादा की तो माफी तुम ले नहीं सकते। एक्चुअल HRA कितना है बताओ? नहीं, 1,20,000 है ना। खुद सोचो भाई, हमने डायलॉग पढ़ा हमेशा बचपन से, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। अब किस्मत का डायलॉग खत्म हो गया आज से, टैक्स पढ़ने के बाद। आज से डायलॉग याद रखेंगे, वक्त से पहले और एक्चुअल से ज्यादा। एक्चुअल मतलब जितनी तुम्हारी मेहनत है उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नंबर भी ऐसे मिलेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की उतने ज्यादा नंबर। अब एक बात सोचो, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तुम्हें कितना मिल रहा है अलाउंस? 1,20,000। तुम निकले इसकी तरह फ्यूचर ऑप्शन में पैसा उड़ाने वाले, है कि नहीं बात। उसमें प्रॉफिट आ गया मान लो बढ़िया, तुमने कहा 10,000 वाले घर में रहूंगा, टुच्ची बात, छोटे लोग 10,000 वाले घर। कंपनी वाले कह रहे हैं भाई हम 10 ही देंगे। अब ये जाके रह रहा है 15,000 वाले घर में, जिसका किराया कितना है कि नहीं बात, कितना है 15,000। घर वाले कह रहे हैं भाई 2 BHK ले ले, कहना 2 B छोटी बात, 3 BHK लूंगा, 15,000 किराया भी होगा उतना भी दूंगा, 20 होगा उतना भी दूंगा। तो तुम्हें HRA कितना मिल रहा है? 10, और तुम रह कितने वाले घर में रहे हो? 15। तो तुम कह दोगे कि 15 में रह रहा हूं तो 5,000 रुपये उल्टा ताई से ले लोगे। ताई 5,000 रुपये अपनी जेब से तुम, ताई तुम अपने घर में ना रख लेगी सरकारी बंगले में, तू यहीं आ जा मेरे पास, बताओ। तो ताई ने कहा भाई एक बात सुन, देश भी चलाना नहीं चलाना, तो अगर तू 1,20 खर्च करके 1,20 प्राप्त करके 15,000 के हिसाब से कितना बैठा है HRA? 1,80,000। तो तू कह रहा है 1,20 मिल रहे हैं, 1,80 खर्च हो रहे हैं, 30 अपनी जेब से दे दो ताई। ताई तुम्हारी शादी में शगुन का लिफाफा ना दे, है ना, 5100 छोड़ो 51 रुपए का ना दे ताई, और भूल रही होगी GST पे किया था है खाने के बिल पे, है कि नहीं बात। ताई वहां टैक्स ढूंढ रही होगी और तुम ताई से क्या मांग रहे हो? लिफाफा मांग रहे हो। समझ के ताई ने क्या लिखा होगा? एक्चुअल HRA से ज्यादा क्या मत मांग लियो, एग्जामिशन मत मांग लियो। डिडक्शन में भी तो यही था, है कि नहीं बात, राइट। याद आई बात। मेरी बैलेंस इनकम कितनी थी? 1,38। तुमने डिडक्शन कितनी ले ली? 2 लाख। तो ताई कह रही कमाई तेरी 1,38, डिडक्शन 2 लाख, तो जेब से थोड़ी भर दूंगी तुझे मैं,
ऐसी तेरी यहाँ पे इनकम कितनी है, मतलब यहाँ पे तूने कंपनी की तरफ से पैसा कितना मिल रहा है 1,20, और तू खर्च कितना रहा है 1,80, तो 30 के अपनी जेब से दे दूंगी। अब रट्टेबाज बच्चे से कैसे रटेंगे, रट्टेबाज बच्चे एक राज की बात याद रखेंगे, जो पूरी सैलरी ना ना विच एवरेज लेस भी नहीं, उससे भी आसान राज की बात। टैटू बनवा लेना इसका, जब जो बोलने वाला हूं मैं, सैलरी में, क्योंकि ये बच्चे बहुत बच्चे गलती करते हैं, कह रहा हूं टैटू बनवा लेना। सैलरी में कभी भी अमाउंट नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव इज इक्वल टू नील, नेगेटिव इज इक्वल टू नील मानती है सैलरी, होता ही हमारी है ना। तो ये राज की बात लिखेंगे, इसलिए ताई ने बोला एक्चुअल एचआरएस से ज्यादा तो माफी मांग मत लियो। इसका मतलब माफी ताई ने पहले फिक्स कर दी कितनी 1,20,000। अब तू खर्च कर दे 1.5 लाख 2 लाख, अमीर आदमी तो 1,20 से ज्यादा माफी नहीं दूंगी, अपनी जेब से दे दूंगी तुझे। दूसरा, जितना तूने रेंट पे किया, क्वेश्चन में दिया गया होगा, घबराना मत, उसमें से माइनस कर देना 10% ऑफ सैलरी। क्या माइनस कर देना, एक वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर भाई तू रह रहा है मैकडी के पास, कहां रह रहा है, मैकडी के पास, इसका मतलब जहां भी मैकडी दिख जाए तुम्हें उसके बगल में घर ले लेना, नहीं समझे, मैकडी के पास। अगर तुम रह रहे हो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, मैकडी, तो इन जगहों पर किराया ज़्यादा होता है, इन जगहों पर किराया ज़्यादा होता है, तो माफ़ी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ताई ने बोला लिहाज कर रही हूँ तेरी बात का, इसलिए 50% ऑफ सैलरी की माफ़ी के एलिजिबल होगा। और अगर तू रह रहा है अदर प्लेस में, मैकडी के अलावा अदर प्लेस कौन से होंगे, कोई भी हो, जहाँ हम रह रहे हैं, नोएडा है ना, गुड़गांव, इन चारों को छोड़कर, गाजियाबाद, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर मकान का किराया कम होता है, इसलिए एग्जामिशन भी कम होगी, 40% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन साइलेंट है तो अदर प्लेस मानेंगे। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा पुष्पा, उसकी क्या मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी। तो इन तीनों में से जो कम हुआ वो मैं यहां लिख दूंगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो होगा, सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले एक्चुअल मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसे ताई ने पहले लिमिट बनाई एक्चुअल एचआर है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, गाना गाता है मेरे सवालों का, है ना, जवाब दो, है ना। अब वो सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर जो सैलरी आपने बता दी ये सैलरी, ये सैलरी, ये सैलरी, तो सैलरी में तो आपने बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट लिखवा दिया। सैलरी का ही मतलब क्या है, बेसिक भी, डीए भी, डीपी भी, कमीशन भी, बोनस सब होता है इसमें। तो ये जो सैलरी है, ये सैलरी क्या है, एक चीज याद रखेंगे, जब भी सैलरी का नाम आएगा सैलरी हेड में, तो जब जब सैलरी का नाम आएगा भविष्यवाणी, जब 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 अधर्म होगा मैं जन्म लूंगा, बिल्कुल ऐसी ताई ने बोला जब जब सैलरी का नाम आएगा हर मुद्दे पर उसके कंपोनेंट अलग होंगे। तो ताई ने इसलिए बोला यहां पर सैलरी के कंपोनेंट हैं, एक तो तू अपनी ले लियो बेसिक, एक ले लियो डीए, और भाई डीए लियो पता है कौन सा, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यूटीओई, हिंदी में बोलते थे सेवा के शर्तों के अंतर्गत, क्या बोलते हैं हिंदी में, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि मैंने अपने एम्प्लॉयर से एक सीधा एग्रीमेंट में टर्म डाली कि जितना मुझे डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, अलाउंस को बोलते हैं भत्ता, क्या बोलते हैं, भत्ता, है ना, और डियरनेस अलाउंस को बोला जाता है महंगाई भत्ता। तो मैंने बोला जितना महंगाई भत्ता मेरे को आप दोगे ना, इसमें से मेरा कुछ हिस्सा कहाँ जमा होना चाहिए, बुढ़ापे के लिए जमा होना चाहिए।
ताकि बुढ़ापे में मुझे कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाए जब मैं कंपनी छोड़ के रिटायरमेंट के बाद जाऊंगा तब। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन डाल देते हैं, इतना परसेंट। तो जब मैं यहाँ पे डीए लूंगा तो मैं कौन से लूंगा, पूरे नहीं लूंगा, कितना लूंगा, जितना मैं बुढ़ापे के लिए रखूँ, क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो या तो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा होगा या लिखा होगा रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या लिखा होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, है ना। और इसमें ऐड कर दियो तू कमीशन, वो भी कमीशन कौन सी, परसेंटेज वाली। सर परसेंटेज वाली। अब तुम्हें क्वेश्चन में कमीशन भी दो तरह के मिलेंगे, सुनना ध्यान से। एक होगा परसेंटेज ऑन टर्नओवर, जैसे अकाउंट्स में क्वेश्चन करते हैं, और एक होता है कमीशन पर मंथ वाला। तो यहां जो हमें लेना है ना कमीशन, ये परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला लेना है। कौन सा लेना है, अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम करोगे, ठीक है। फॉर्मेट नोट कर लिया। अब मैं पूरा फुल फ्लैश टाइप का क्वेश्चन कराता हूं अब तक का। जैसे भाई ये क्वेश्चन 45 बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, ये तुम घर पे कर लोगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। 47 का सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये तुम मैच कर लोगे घर पे सॉल्व करके। बस 47 और 46, 45 और 47 घर पे करना है। और आईसीए क्वेश्चन जो है एचआरए का, मैं कराता हूं जूलियट वाला क्वेश्चन। देखो जूलियट है, रोमियो का इंतजार कर रही है, लेकिन जॉब भी करती है साथ में। जूलियट ने तुम्हें ये डेटा दिया, जूलियट कह रही है मेरी सैलरी है 30,000 रुपये महीना, डीए है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। बताओ इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, इसका मतलब होता है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट। और सबसे खतरनाक बात, बहुत सुनना ध्यान से जो कह रहा हूं, जो यहां पे लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहां कहीं लिखा है कि डीए जो मेरा 10,000 है उसमें से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कितना परसेंटेज है, 12.5, नहीं, यहां कितना लिखा है, यहां डीए लिखा है, डी का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा है, क्या परसेंटेज लिखी है यहां, अगर परसेंटेज नहीं लिखी और लिखा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसका मतलब सारा का सारा बुढ़ापे के लिए रखता हूं, है ना। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, यहां क्या लिखा है, डीए कितना है 10,000 और 40% रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसका मतलब 10,000 का 40% कितना हुआ, 4,000 रुपये में रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रखता हूं, है कि नहीं बात। और अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन के डीए के आगे दे रखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसका मतलब वो क्या है 100%। इस क्वेश्चन से हमें पता लगा कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 100% है, कमीशन दे रखा है 2% इतने टर्नओवर पर। जिसकी वजह से क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं वो मुद्दा है ये, है ना। बोलो बनाऊं सॉल्यूशन करूं, तो जैसे मैं कर रहा हूं एग्जाम में भी वैसे ही करेंगे। तो एग्जाम के तुम्हारा ये होगा पेज नंबर 1 और ये होगा तुम्हारा वर्किंग नोट का, जिसे हम पेज 2 पे बनाएंगे हमेशा, जो एग्जाम में तुम्हें शीट मिलेगी। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे, क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन, तो मैं सैलरी का फॉर्मेट बना दूंगा, कुछ नहीं करना, रट लिया फॉर्मेट, डेटा भर दो बस, बेसिक। 46 डीए, कमीशन, बोनस, और क्या था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, और फिर हमारा पहला चैप्टर अलाउंसेस। क्वेश्चन में परक्यूजिट्स है नहीं तो वो नील हो जाएंगे रिटायरमेंट में। अब क्वेश्चन में ढूंढो बेसिक मिल रही है और कितने महीने मिल रही है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मान लें जूलियट 12 महीने जॉब कर रही होगी, तो बेसिक कितनी होगी 3,60,000, है ना। तो मैंने यहां लिख दिया जूलियट की बेसिक है 3,60,000। डीए तो पूरा लिखना पड़ता है, मेन फॉर्मेट में डीए हो डीपीओ 100% लिखो,
डी ये कितना दे रखा है 10,000 पर मंथ इंटू 12, तो मैंने फॉर्मेट में यहाँ लिखा था 100% लिखूंगा, 100% लिख रहा हूँ 1/20। कमीशन है तो लिख दो 2% है, इतने टर्नओवर है 22,50,000 का 2% कितना आया 45,000। तो 22,50,000 इंटू 2% कितना आ गया 45,000। ठीक है। बोनस नील, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ नील, ब्याज भी नील। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ। अब अलाउंस में एक ही अलाउंस है, कौन सा, तो लिखूंगा HRA रिसीव्ड। बताओ कितना HRA प्राप्त हुआ टोटल। अब सुनना ध्यान से, एक बड़ी खतरनाक बात मुझे इस क्वेश्चन से पता लगेगी, है ना, सुनेंगे ध्यान से। जब HRA ने, है ना, देखा कि भाई HRA में 4 बच्चे आते हैं, मेरे कितने बच्चे आते हैं 4, वो 4 बालक कौन कौन से, एक्चुअल HRA, रेंट पेड, प्लेस और सैलरी, 4 बच्चे हैं। तुम बच्चों ने कहानी सुनी थी ना, एक अंकल जी बुलाते हैं अपने एक बेटे को, एक लकड़ी तोड़ता है, टूट जाती है, याद है कहानी। फिर वो सबको बुलाता और कहता अब इसका गठरी बना लो, फिर तोड़ो तो नहीं टूटती। एकता में ही शक्ति है, याद आई बात। HRA वही अंकल जी है। HRA कह रहे हैं, HRA है ना, अपने बच्चे को बोल रहे हैं अगर तुम अलग अलग हो तो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम चारों एक साथ हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। तो चारों भैया कभी भी अलग मत होना, चारों भैया कभी भी अलग मत होना जिंदगी में। कसम खिला दी चारों को, चारों ने कसम खा ली भाई। पापा ने बोला हो सकता है किसी के अंदर ईगो आ जाए। कैसे, HRA पहले 10 था, अब बढ़ के कितना हो गया 15, तो बाकी तीनों भाइयों को बोल रहा है रेंट पेड छोटे लोग तुच्चे लोग, जगह छोटी जगह टुच्ची जगह, सैलरी छोटी सैलरी टुच्ची सैलरी। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी पापा ने कसम दी थी कि तीनों के तीनों भाई तब भी किसके साथ जाके रहेंगे, HRA के साथ, उनका पीछा मत छोड़ना। जिस भी भाई के अंदर ईगो आ जाए, बाकी तीनों भाई कसम याद करके भाई के पीछे, चाहे जमीन पे सोना पड़े उसके यहाँ, है कि नहीं बात। कल को जगह के अंदर ईगो आ गई, पहले हम रहते थे कहीं और, अब हम आ गए दिल्ली में रहते हैं हम, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, है कि नहीं बात। चैम्बर ही चैम्बर, सांस लेने में दिक्कत, मास्क की मास्क, बीड़ी बीड़ी, पार्किंग की जगह नहीं, है ना, भयंकर जगह में रह रहे हम। अब बताओ, तो बाकी तीनों भाई गांव से उठ के यहीं आ जाएंगे, भैया तुम पॉल्यूशन में रह रहे हो, हम भी अपना दम यहीं घोटेंगे, हम भी दम यहीं घुटवाएंगे अपना, जब तक फेफड़े खराब ना हो जाए ना। दिल्ली की हवा इक्वल टू 10 सिगरेट, है ना, जब तक 10 सिगरेट दिन में ना पी लें, है कि नहीं बात, तब तक भैया तुम्हारे साथ दिल्ली में जान दे देंगे, तुम्हारे अकेले फेफड़े खराब नहीं होने देंगे, हम खुद अपने फेफड़े क्या करेंगे, बलिदान करेंगे। रोने लगी बेचारी, देखो यही एकता है दीदी, रो मत बहन, रो मत, यही एकता है ना। पापा ने यही कसम खाई, चाहे बात जान पे बनाए, फेफड़ों पे बनाए बात, तो गांव की हरी भरी हरियाली छोड़कर भी कहाँ चले जाना, भाई के पास, दिल्ली में 10 सिगरेट बराबर धुआं पीने चले जाना, है कि नहीं बात। बस अब जब ऐसा हुआ तो ताई ने क्वेश्चन में एक खतरनाक बात डाली, ये एक्चुअल रेंट HRA है ना, रेंट पेड, जो रेंट पेड था वो पहले कितना था, ठीक है, रेंट पेड 10,000 था, कब से कब तक,
उसके अंदर ईगो कब आई? 1 जनवरी से रेंट पेड 20,000 हो गया। इसका मतलब जरूर वो छोटा घर छोड़कर बड़े घर में चला गया होगा। तो पहले छोटे घर में रेंट पे करता था 10,000 महीना, अब बड़े घर में कितना देता है? अब रेंट पेड में ईगो आ गई। बाकी 3 भाई कौन बचे? एक्चुअल एचआरए, फिर सैलरी और जगह, है ना? जगह मतलब प्लेस, नोएडा। ईगो किसके अंदर आई? रेंट पेड बेइज्जती करा, तुम तीनों छोटे लोग निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल इंसल्ट की बात है, बिल्कुल छोटे लोग। पर पापा की कसम याद आ गई। पापा ने कहा भैया, पापा ने कसम दी थी गैराज में सो जाएंगे, गैराज में, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये मजबूरी में एक्चुअल भी, सैलरी भी और प्लेस भी ऑटोमेटिकली जनवरी से किसके पास आ गया? रेंट पेड के पास। इसका मतलब समझे? अप्रैल से लेके दिसंबर तक एक कैलकुलेशन करनी है चारों भाइयों की एक साथ रख के, और जनवरी फरवरी मार्च रेंट पेड के ईगो की वजह से अलग कैलकुलेशन करनी है चारों भाइयों को नए घर में रखकर। ठीक है? अगर सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी डेटा बदल रहा हो तो समझ जाना कैलकुलेशन बदल गई। मैं करके दिखाऊं अब सुनना ध्यान से। पहले मुझे बताओ एक्चुअल एचआरए कितना प्राप्त हुआ? तो तुम बोलोगे 10,000 इंटू एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है इसे? 15,000 मिल रहा है, सॉरी 15 मिल रहा है। तो कितना प्राप्त हुआ? एक्चुअल एचआरए तो 12 महीने से मिल रहा है। 15,000 इंटू 12 कितना आ गया भाई? 1,80,000। ये आ गया। अब मुझे बताओ किस भाई के अंदर ईगो आई? ईगो प्रॉब्लम किसके अंदर आई? एक्चुअल रेंट किस दिन आई? उसके बाद किसी के अंदर ईगो बदली? 1 जनवरी से पहले किसी और के अंदर ईगो थी। यानी मेरे एचआरए के 2 क्वेश्चन हो गए। एक ईगो प्रॉब्लम जनवरी फरवरी मार्च, और दूसरा ईगो प्रॉब्लम अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर। ये कितने महीने हो गए बाबू? और ये कितने महीने हो गए? अब सिर्फ एक निकम्मे एचआरए के चक्कर में, जिसने अपना घर बदल के बड़े घर का किराया बदल लिया, उसके चक्कर में कैलकुलेशन 2 करनी पड़ेगी। ठीक है? एक डायलॉग, अगर जब मैं 9 महीने की कैलकुलेशन करूंगा तो बिल्कुल होश में लिख लेना सब कुछ 9 महीने, और अगर मैं 3 महीने की कैलकुलेशन कर लूंगा तो होश में लिख लेना सब कुछ 3 महीने, सब कुछ। अब पहले 9 महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूं, बोलो। एग्जामिशन घटानी है मुझे, तो एग्जामिशन जब मैं घटाऊंगा तो पहले 9 महीने की घटाऊंगा। फॉर्मूले बोलो, अब तो देख के बोल सकते हो। एग्जामिशन का पहला फॉर्मूला एक्चुअल एचआरए, बताओ कितना था? 15,000 कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं? बोलो कितना आया? फॉर्मूले का दूसरा पढ़ाओ, रेंट पेड माइनस, अब मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। यही वो निकम्मा है रेंट पेड जिसके चक्कर में भाइयों में लड़ाई हुई है। तो पहले 9 महीने में रेंट पेड कितना था? नहीं, पर मंथ के हिसाब से बताओ। इसी के चक्कर में तो लोचा है टिल दिसंबर। तो पहले 9 महीने रेंट पेड कितना रहा? 10। तो मैंने यहां लिखा रेंट पेड 10,000 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी। जब सैलरी का नाम आएगा तब तक सैलरी के कंपोनेंट याद रखने पड़ेंगे।
भविष्यवाणी कर दी थी ताई ने आसमान से। तो बताओ HRA में सैलरी के कंपोनेंट में कितने लोग आते हैं? 3। कौन है वो 3 लोग? सर पर अरे अरे पागल हो गए दिखे हैं पागल, कैसे कैसी बातें कर रहे हो? ये आते 3 लोग। पर पे कहाँ पहुंच गए? बेसिक, DA परसेंटेज वाला और कमीशन परसेंटेज वाला, है ना? तो लिखो सैलरी के कंपोनेंट 10% ऑफ बेसिक प्लस DA परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज। अब मेरी इक्वेशन क्या बनी? 90,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक कितने महीने की लूंगा? 9 महीने। क्या लिखा मैंने? सब कुछ 9 महीने। तो बेसिक बताओ 9 महीने की। सर 9 महीने की बेसिक 30,000 इंटू 9, 270 10 महीने का DA बताओ। ओ सॉरी 9 महीने का DA। सर 90,000 10,000 इंटू 9, बुढ़ापे की परसेंटेज, 100 क्योंकि हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन में? परसेंटेज नहीं दे रखी, सिर्फ लिख रखा है, तो वो 100 ही है, 100%। कमीशन क्वेश्चन में 45,000 आया है। कितना है? 45,000 और ये 45,000 कितने महीने का है? 12 अगर ये 45,000 12 महीने का है तो मुन्ना मुन्नी ये कमीशन 9 महीने का कितना होगा? 33,750 निकाल सकता हो? निकाल सकता? सिंपल निकाल दो, सिंपल। 45,000 12 महीने का, तो 9/12 कर दो, कितना आ गया? 33,750 तो अब मेरी इक्वेशन कितनी होगी भाई लोगों? अब मेरी इक्वेशन हो गई 90,000 माइनस 10%, 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 33,750 बचपन में वाला गाना सुना तुमने? बदमाश दिल ठग है बड़ा, ये वाला गाना सुना था ना? बस बदमाश दिल रूल लगाओ। बदमाश रूल के हिसाब से पहले क्या होता है? अरे बदमाश रूल समझते हो? हाँ बॉड मास वाले वही। पहले क्या होता है? बी से तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना मुन्ने मुन्नी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे नहीं करोगे? हाँ। तो 90,000 माइनस 10% ऑफ कितना आ रहा है? सर 1,50,750 इन तीनों का टोटल बताओ। नहीं तो बता दें। नहीं, 270 प्लस 90 प्लस 33,750। 2 लाख है वो। पक्का? 90,000 माइनस 39375 कितना आ गया? 50625। सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड फॉर्मूले को प्यार से निकाल लो, क्योंकि सेकंड तुमने सॉल्व कर लिया, तीसरा बहुत आसान है। तीसरा है 40% या 50%। 40% अगर वो हमारे पास रहता है, 50% अगर वो मैकडी के पास रहता है। क्वेश्चन में देखो 12 महीने वो कहाँ रहा? नोएडा। तो नोएडा में कितना है? ये रहा सर नोएडा। तो नोएडा मतलब 40%, 40% ऑफ सैलरी। अगर एग्जाम में तुम्हारा मन न लग रहा हो, तुम बिन मोरा जिया लागे ना, तुम बिन मोरा गाना गा रहे हो, मन न लग रहा हो, पड़ोसी की शक्ल भी पसंद सी ना आ रही हो, मन नहीं लग रहा हो तुम्हारा, तो इसको दोबारा सॉल्व कर लेना। समझ गए ना? और अगर तुम्हारा मन लग रहा है अगला क्वेश्चन भी आता है मुझे, है ना, अगला अटेम्प्ट में नहीं आना मुझे, ABC अटेम्प्ट पार करना है, और पूरा मन लग रहा है क्वेश्चन करने में, तो पड़ोसी का देख लेगा। पड़ोसी का मत देखना फिर, क्योंकि पकड़े गए तो फिर अगले अटेम्प्ट से भी जाओगे। ठीक है ना? पूरा मन लग रहा है तो शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेना जो अलाउड है। जब मैंने सैलरी का मतलब यहाँ लिखा बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, तो यहाँ भी तो यही है, बेसिक प्लस DA परसेंटेज प्लस। कमीशन ये 39। तो यार ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत क्या है? ये तीनों का टोटल यही तो आया है, ये आया नहीं आया? तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर 40% ऑफ 393,750, तो क्या दिक्कत है? मन ना लग रहा हो, टाइम पास ना हो रहा, क्वेश्चन ना आते हो, 3 घंटे फिर भी निकालने हैं, क्योंकि बाहर उसके साथ वापस जाना है ना, तो 3 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, तो दोबारा कैलकुलेशन कर लेना।
वरना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 40% ऑफ 393,750 157। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सामने अब 3 डेटा है, 3 अमाउंट, एक्चुअल HR है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में सबसे कम क्या है? एग्जामिशन पहली कौन सी हो गई? अब 50 पर आंसर सॉल्व हो गए? नहीं। अब ये कितने महीने का किया है मैंने? अब कितने महीने करना पड़ेगा? आ जाओ भाई, 3 महीने का यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 3 महीने कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 महीने की एक्चुअल HR बोलो। एक्चुअल HRA 3 महीने का बोलो। पक्का? 15,000 इंटू 3 कितना आ गया? अब बोलो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये भी निकालना मुझे 3 महीने का। पहले बताओ 3 महीने का रेंट पेड, इसी के चक्कर में झगड़ा हो रहा है सारा। हाँ, इस बार रेंट पेड 20,000 हो गया। 20,000 इंटू 3 कितना आ गया? माइनस 10% ऑफ 3 महीने की बेसिक, 3 महीने का DA% प्लस 3 महीने का कमीशन %। तो अब मैंने निकाला 60,000 माइनस 10% ऑफ 3 महीने की बेसिक बोलना 90,000। बताओ 3 महीने का DA बोलना 30,000 ब्रैकेट में %100। और अगर 45 में से 3 महीने का कमीशन निकालूं तो 45,000 इंटू 3/12। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? तो मेरी इक्वेशन बन गई 60,000 माइनस, बोलो रे बाबू। हाँ, 10% ऑफ 90,000 प्लस 30,000 1,20,000 प्लस 45 इंटू 3/12 कितना है? 1। कितने 1 है? 3,1,250। अरे नहीं, 11,250। ठीक है, तो 60,000 माइनस 10% ऑफ 131,250 कितना आ गया? सर 46,875 13125 है ना? नहीं नहीं नहीं, 10% कितना आएगा? 13125 कितना आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन? 46,000 है ना? तीसरा पड़ा क्या है? 40% ऑफ 1312 निकाल दो 40%। अब बताओ 3 चीजें हैं तुम्हारे पास, 3 अमाउंट। एक 45,000, दूसरा 46,875 और तीसरा 52,500। इन तीनों में क्या कम है? 45,000। सबसे ऊपर वाला 45,000। एग्जामिशन यहाँ और कितनी आ गई? टोटल एग्जामिशन कितनी हो गई? एग्जामिशन मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल दी। 95। आउटर कॉलम में कितना लिखूं? HRA प्राप्त 1,80,000 माइनस 95,625।
84 परक्यूजिट्स हैं नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट नील। बताओ ग्रॉस सैलरी कितनी होगी अब? सर ये 50 to 25 प्लस में क्या लिखा है 40 45 क्यों इन तीनों में से क्या कम है? अच्छा वो एक्चुअल सारे ठीक है वो सबसे जीएस बोलो, जीएस सबको ऐड कर दो। इसमें से क्या घटाते हैं? जीएस में से डिडक्शन ऑफ सेक्शन, पहली स्टैंडर्ड कितनी घटा दूं? 50। एंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, प्रोफेशनल टैक्स है नहीं। मेरी आंसर कितना हो गया? इनकम अंडर दैट सैलरी। डिडक्शन के ऊपर आपने दो क्या और बात की है? डिडक्शन कुछ भी नहीं, फुल फॉर्म लिख रहा था। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को लेकर, अब निहाल लो प्यार से। ये पेज नंबर 1 मेन सॉल्यूशन, ये पेज नंबर 2 वर्किंग नोट्स। ये करना है तुम्हें। अभी तो एक ही चीज पड़ रही है सैलरी में। हाँ अभी तो परक्यूजिट्स भी रह रहे, अभी तो अलाउंसेस ही रह रहे हैं बहुत सारे। हाँ यहाँ पे डीए है तो 1,19,000। हाँ अगर मान लो 50 से % होता 60% होता, तो यहाँ पे 100 की जगह वही क्वेश्चन नंबर 45 करो। नहीं वो तो यहाँ पे आया था वो अमाउंट, अब बाकी में कहाँ जाता? कहीं भी नहीं, वो यहाँ आ रखा है ना पहले से। नहीं, फिर रिटायरमेंट एग्जामिशन के लिए उतना ही यूज होता। सर एक बात बताओ, अभी 45 रखो, एक मिनट अभी रुक जाओ, पहले से नोट करो ढंग से, ऑनलाइन वाले भी नोट करेंगे। अब एक मजेदार क्वेश्चन जो तुम्हारी ICAI की बुक में शायद इलिस्ट्रेशन 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें पता क्या है, उसमें क्या लोचा है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान समझना, बहुत खुद करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी बात, है ना। उसमें क्या रखा है, मान लो अप्रैल से जॉब शुरू है, जून में प्लेस बदल गया, अच्छा 40 से 50% हो जाएगा बाद में। अगस्त में HRA बढ़ गया, नवंबर में बेसिक बढ़ गई उसकी, सीधे काम शुरू हो गया। है ना। और 1 जनवरी को सैलरी बढ़ा दो। प्लेस एक्चुअल HRA रेंट पेड बढ़ गया, है ना। और 1 मार्च को मान लो उसने फिर से उसने HRA बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा रहे? ऐसे करके 6 या 7 जगह पे कुछ तब्दीली की है इलिस्ट्रेशन 8 में ICAI की, सिर्फ कुछ भी नहीं किया। और कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ उसने पूछा HRA बता दे बस, ना कोई ढांचा नहीं बनाना ये वाला, GS NS, है ना। सिर्फ ये बता दो एक्चुअल HRA, वो सॉरी टैक्सेबल HRA कितना है। यानी उसने तुमसे पूछा ये बता दे भाई बस ये कितना है, या ये बता दे ये कितना है, यही तो निकालने में टाइम लगा था मैं। है ना, समझ गए ना। अब देखो कितनी कैलकुलेशन हो गई, कितनी कैलकुलेशन होगी पहचान सकते हो? अप्रैल मई जून तीनों भाई एक साथ, एक कैलकुलेशन हुई अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त
सॉरी 1 जून से चेंज हुआ है ना, मान लो 1 जून है, 1 अगस्त है, 1 नवंबर है, तो पहली कैलकुलेशन अप्रैल और मई, जब चारों भाई बहुत खुशी खुशी रहते थे, तो अप्रैल और मई का एक बंडल, कैलकुलेशन नंबर 1 जैसे हमने 9 की करी थी। जून में जगह बदल गई तो तीनों भाई भी साथ साथ चल दिए। अगला बदलाव कब आया? अगस्त में, तो जून जुलाई, तो जून और जुलाई कैलकुलेशन नंबर 2। फिर अगस्त में एचआरए ने ईगो प्रॉब्लम आई, और ईगो प्रॉब्लम चली कहाँ तक? क्योंकि नवंबर में दूसरे भाई के अंदर ईगो आ गई थी। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने अलग कैलकुलेशन। फिर नवंबर में ईगो आई, अगली ईगो 1 जनवरी को आई, तो नवंबर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर 2 महीने की अलग कैलकुलेशन। जनवरी और फरवरी की, जनवरी फरवरी की अलग कैलकुलेशन, क्योंकि मार्च में ईगो आ गई, सिर्फ मार्च की सेपरेट कैलकुलेशन। तो 1 2 3 4 5 6 बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 बार ही डेटा बनाना है। सर ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या हम सिर्फ दिखाना होगा? हाँ, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो कैलकुलेटर पे कैसे कर दोगे? आंसर घर पे कर लियो, रफ में कर लिया आपने, रफ नंबर नहीं मिलेंगे ना, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये तुम्हारे आईसीआई का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर के लिए बस 6 और तो 6 कैलकुलेशन कराना है, 1 नंबर की 1 कैलकुलेशन, फॉर्मूला तो सेम ही है। सर फिर भी सर काम टाइम तो लगेगा। अब सुनो, अब जैसे मैंने ये किया ना, 3 महीने की ये, 3 महीने का दूसरा, 3 महीने का तीसरा फॉर्मूला। अब ऐसे जब मैं 2 महीने करूंगा, तो 2 महीने का एक्चुअल एचआर है, 2 महीने का रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 2 महीने का 40% ऑफ सैलरी। ऐसे जब मैं मार्च का करूंगा, तो 1 महीने का 1 महीने का, यानी तुम्हें ये फॉर्मूले 6 बार लिखने हैं। एक्चुअल एचआर है 6 बार, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 6 बार, 40% ऑफ सैलरी 6 बार। हाँ, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार फॉर्मूला लिखा और आगे क्या बना दिए, आगे केसेस बना दिए। ये चलिए 2-2-3-3 का है ना। हाँ 2 महीना का। हाँ, अब मैं इसको आईसीआई की बुक में भी ऐसे सॉल्व है। अब उन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया, और अब केस 1 केस 2 केस 3 करते जाओ। भाई फॉर्मूला तो यही है ना, लो हो गया फॉर्मूला। केस नंबर 1 2 महीने, केस नंबर 2 3 महीने, केस नंबर 4 3 महीने, केस नंबर 5 2 महीने, ऐसे करके अब 2 महीने का डेटा, फिर यही डेटा 3 महीने के आगे सॉल्व करते जाओ। तो फॉर्मूला एक बार लिखना है, पर कैलकुलेशन तुम्हें अलग अलग करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। फिर मेन फॉर्मेट में आओगे, लिखोगे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 12 महीने का, क्योंकि कई बार तो एचआरए की वैसे भी लड़ाई हुई है ना, और माइनस इन सब की टोटल एग्जामिशन। एक्चुअल एचआरए रिसीव माइनस 6 एग्जामिशन जो मुझे मिली, 6 फॉर्मूले लगा के। तो यहां मैंने तुम्हें 2 का क्वेश्चन कराया। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 46 लड्डू लगेगा, तुम्हें लगेगा टिच्चा क्वेश्चन है सर। तो आईसीआई का वो क्वेश्चन होमवर्क है, बिल्कुल ईमानदारी से करना है। शायद इलस्ट्रेशन 8 या 9 है, पढ़ेगा ऑनलाइन वाले, इसके पास किताब आ गई होगी वो देख के बता देगा। ऑनलाइन वाले बच्चों कौन सी इलस्ट्रेशन है वो, तो अब ये तो सॉल्व कर दो। 45, ये तो बच्चा ही रह गया। अरे जल्दी कर दो, अब कुछ टाइम नहीं लगना तुम्हें इसमें। ऑनलाइन वाले 45 करेंगे। 2 मिनट भी नहीं लग रहे। पूरा मत करो सॉल्व, चाहे फॉर्मेट पूरा मत करो, सिर्फ एचआरए कर दो। बोलो एचआरए प्राप्त। कितना? फॉर्मेट तो समझ गए ना? क्वेश्चन शायद पूरा नहीं हुआ। पूरा है, पूरा है भाई, पूरा है।
एग्जामिशन बोलो पहली। सर रेंट पे हट रैंक पेड। एक्चुअल एचआर कितना है? 240। ये ईमानदार है 240 में। सीधा क्वेश्चन है क्या? हाँ 2,40,000 एक्चुअल एचआर है। जितना मिला बेचारा उतने का ही मकान ले रखा है, क्या बुराई है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब आएगी असली असली कैलकुलेशन। तो पहले पॉइंट की तो कैलकुलेशन ही नहीं है भाई। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है वो? इतना ईमानदार। देख रहे हो, जितने मिल रहे हैं उतना ही रेंट पे कर रहा है। माइनस 10%। सैलरी के कंपोनेंट बोलो। डीए नहीं, डीए परसेंटेज। 20,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक। हाँ पूरे, इसमें तो पूरे 12 महीने मिल रहा है ना। हाँ 240 करेंगे, ठीक है। हाँ टोटल लिखेंगे ना। 240 पूरे 12 महीने मिल रहा है, तो बोलो 12 महीने की बेसिक कितनी है? सर पहला 12 महीने का डीए बोलो। 1,20,000 आउट ऑफ विच 40%। अब 1,20,000 में से बुढ़ापे की कितनी परसेंटेज है? तो मैंने यहाँ 40 लिख दी। कमीशन है क्वेश्चन में? परसेंटेज वाला नहीं। सर तो इसको 480 कर दो। 2,40,000 माइनस 10% ऑफ 6,48,000। 6,48,000 कितना आ गया? $1,75,400। तीसरा कहाँ रह रहा है भाई ये? दिल्ली। तो दिल्ली में कितना लगता है मुन्नी? 40 नहीं, हाँ 50% ऑफ दिस, जो मैंने सैलरी कैलकुलेट करी। कितना आ गया मुन्नी? 3। अब 3 वैल्यू आ गई, दिस दिस और दिस। इसमें से क्या कम है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई? कितने बजे क्लास है? बस छोड़ने वाला, 5 बजे से है। अभी छोड़ रहा हूँ। सर ये 175 200 की जगह पे 175 क्यों लिखा? फिर ठीक है। कितना आ गया टैक्सेबल? सर 428,800 424,800 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तुम पूरा निकाल रहे हो? नहीं करता तो छोड़ो। नहीं कर दो। छोड़ दो। बताओ, अगर मैं इसे अपने मेन फॉर्मेट में भरूंगा सैलरी वाले, तो बताओ बेसिक। बेसिक में पहला बेसिक कितनी? पहला डीए कितना? ये 10,000 पर मंथ और 40%। गलत जवाब। यहाँ डीए 100% आता है मेन फॉर्मूले में। ना लायक, ये तो समझा रहा हूँ। 40% तो फॉर्मूले में लेना है, फॉर्मूले में। निकम्मो 40% यहाँ लेना है। जब मैंने तुम्हें फॉर्मेट में 100% लिखवाया तो तुम 40 क्यों कर रहे हो? इसमें हुआ क्या फर्क? मतलब ऊपर 100 दे रहे हैं, नीचे 40। ऊपर 100 इसलिए लेना है मेन फॉर्मेट में, पेज नंबर 1 पे 100, क्योंकि एक्चुअली वो मुझे मिल रहा है तो मेरी कमाई है। नीचे 40 का मतलब मैं बुढ़ापे के लिए इतना रखता हूँ, तो बुढ़ापे के लिए जो रखूंगा वो एग्जामिशन में काम आ जाएगी। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। कितना डीए मिल रहा है इसको? 10,000 इंटू 12 कर दो, कितना आ गया? 100%। और कमीशन नहीं है, बोनस नहीं है, आरपीएफ भी नहीं है। अलाउंस पे आ जाओ। अलाउंस पे तो एचआर टैक्सेबल कितना है? ये वाला जो टैक्सेबल है आउटर कॉलम में 424800। और कुछ है?
हाँ सेपरेट करेंगे। तो कम कर दिया। अबे तुमने बड़े मजे ले लिए अरे निकम्मो, माइनस एग्जामिशन दे रहे हैं उसे। कितना आ रहा है सही जवाब। फिर? सर मैं चेक कर रहा था बाकी इतने सो रहे हैं जगह। तुमने 4:48 बताओ। इसकी सैलरी अरे एग्जामिशन देनी है उसे, तुम उससे लूट रहे हो। परक्यूजिट्स नील, रिटायरमेंट बेनिफिट नील, ग्रॉस सैलरी कितनी? सर 6,55,200 माइनस 50,000 कर देंगे। 6,55,000। 6,05,200। हाँ सही बात है, 6 में 1 लाख तो ऐड ही कर रहे हो तुम, तो 7,20,000 तो यही हो गए। 7? अरे टैक्सेबल कॉलम तो ये है 7, 8। फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा माइनस का। है ना? तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी? 45 भी सॉल्व हो गया है ना। अब तो होमवर्क में क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आईसीआई क्वेश्चन है। अब ये तो सॉल्यूशन है ही, और आईसीआई के क्वेश्चन, आईसीआई के 2 या 3 क्वेश्चन है बस। सर एक बार आप ऐसा कर सकते हैं क्या ग्रुप पे क्वेश्चन होमवर्क वाला डाल दो? नहीं आईसीआई में देखना ना रजिस्ट्रेशन कौन सी है, मेरे पास बुक नहीं है ना। नहीं मैं एक चैलेंज कह रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन होंगे बस एचआरए के, तो वो करने हैं। ठीक है, एचआरए होमवर्क है, मतलब आईसीआई का एचआरए होमवर्क है। तो एग्जाम में एचआरए आने की पूरी संभावना रहती है। कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी है, मतलब 2-3 झोल कर दिए तो 3-3, 4-4 कैलकुलेशन है। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों? नहीं भैया नहीं, जो रूल दिए गए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। वो कह रहा है कुछ और जुगाड़ लगा दो, जुगाड़ मत लगाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि इनकम टैक्स के रूल्स ऐसी कैलकुलेशन सिखाते हैं, तो वैसे ही करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो एचआरए की आईसीआई किताब का इलिस्ट्रेशन 8 या 7, 8, 9 है, वो जरूर करने हैं, 100% करने हैं। चाचा बाय बाय, टेक केयर।